नासर नामी शख्स का वाकया, आइए उसी की जुबानी सुनते हैं। मेरी शादी को अभी 3 महीने हुए थे कि मुझे अपनी बीवी के मरने की दर्दनाक खबर मिली। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी मोहब्बत और प्यार करने वाली बीवी, जिसे अभी खुलकर मैं इजहार मोहब्बत भी न कर सका था, वो इस दुनिया से इतनी जल्दी चले जाएगी। मैंने उसकी मोहब्बत को पूरा करने के लिए किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी थी। जैसा वो चाहती थी मैंने वैसे ही किया, पर जिंदगी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा सितम कर दिया कि मेरी बीवी बड़ी जवानी में मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन बीवी के मरने के बाद ही असल कहानी शुरू हुई, जिसने मुझे ना सिर्फ झंझोड़ के रख दिया बल्कि बहुत सारे रिश्तों की पहचान करवा दी। जैसे ही मेरी बीवी के मरने की खबर फैली तो बीवी के मायके वाले हमारे घर आ गए। उसकी माँ मुझे लान तान करने लगी, कहने लगी कि तूने हमारी बेटी को मारा है। वो शादी करते हुए तो बहुत खुश थी। उसने तो हमसे कहा था कि अब उस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। तूने सच में उसका उस घर से जनाजा ही निकाल दिया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। तूने मेरी बेटी पर इतने जुल्म किए, इसलिए वो बेचारी बोली ही नहीं और घुट घुट कर मर गई। अब मैं उनको क्या समझाता कि मैं तो अपनी बीवी से अभी तक कोई तल्लक कायम ही नहीं कर सका था, तो मैं उस पर क्या जुल्म करता। इसके अलावा एक और बड़ा वाकया हो गया जिसने मुझे ज्यादा परेशान किया। बीवी के मैके वाले कह रहे थे कि हम मैयत को अपने घर ले जाएंगे और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करेंगे, जबकि मेरे घर वाले बोले अब वो हमारी जिम्मेदारी थी, इसलिए उसे दफनाया भी यहीं पर जाएगा। लेकिन बीवी के मायके वालों में से एक आदमी बहुत ज्यादा जिद कर रहा था कि किसी सूरत में भी हम अपनी बेटी को यहाँ दफन नहीं होने देंगे। तुमने उस पर जितने भी जुल्म करने थे वो कर लिए, अब हम उसे मर कर भी यहाँ नहीं छोड़ सकते। खैर कुछ न कुछ करके उन लोगों ने मैयत को जहाँ से निकाल लिया। ये लोग उसे अपने घर ले गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन मेरी उसके साथ निस्बत खत्म नहीं होने वाली थी। मैं भी उसके साथ ही चला गया। मैं अपनी बीवी को दफन करते वक्त बहुत परेशान था। मैंने जब उसे लहद में उतारा तो मेरा जिस्म कांप रहा था। मुझे अपनी मौत याद आ रही थी। दिल चाहा बीवी के साथ ही मैं भी इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तभी मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था जिसने मेरी बीवी का जनाजा जहां लाने पर बहुत ज्यादा जिद की थी। वो मुझे कहने लगा अब क्या तुम भी उस कब्र में लेट जाओगे, निकलो यहाँ से। मुझे उसका अंदाज बहुत ही अजीब और नफरत वाला लग रहा था। मैं कब्र से जरा पीछे हट गया। जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डाल दी गई और फिर तदफीन मुकम्मल कर दी गई। वही आदमी सबको कहने लगा कि अब यहाँ गैर इस्लामी तरीके से तमाशा ना लगाया जाए, सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। फिर मुझे कहने लगा मियाँ अब क्या अपनी बीवी का मातम करते करते इस दुनिया से उठ जाओगे? जाओ अपने घर जाओ, अपने घर वालों को अपनी माँ को वक़्त दो। मैं उसकी कड़वी कसीली बातें सुनकर बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता। ये मौका ही ऐसा था कि मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप अपने घर आ गया और आकर मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। अभी मैं किसी दोस्त को फोन करने लगा। मैंने जेब में हाथ डाला तो देखा मेरा तो मोबाइल जेब में नहीं था। ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुआ। सोचा कि शायद मोबाइल मैं कहीं रास्ते में फेंक आया हूँ। फिर मुझे याद आया कि कब्रिस्तान से आते हुए मेरी जेब जरा हल्की थी। मैं उस वक़्त इतना फर्क महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन बात दरअसल ये थी कि मैं अपना मोबाइल कब्रिस्तान में ही कहीं भूल आया था। मैं फौरन घर से निकला और मैं उसी कब्रिस्तान में पहुंचा जहां पर मेरी बीवी की तदफीन हुई थी। पहुंचते ही मैंने पूरे कब्रिस्तान में देखा, लेकिन मेरा मोबाइल कहीं नजर न आया। मैं इधर उधर देखने लगा, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आया और बोला क्या ढूंढ रहे हो? शायद वो बूढ़ा आदमी इस कब्रिस्तान का गोरगन था। मैं बोला बस चाचा, मैं अपना मोबाइल यहाँ भूल गया हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। कहीं तुम अपना मोबाइल कब्र में तो नहीं गिरा आए? चाचा ने बड़ी हैरानी से पूछा। ये भी हो सकता है। असल में जब मैं कब्र देख रहा था तो मुझे किसी ने कब्र से हटाने के लिए कमीज से पकड़कर खींचा था। लगता है कि मेरा मोबाइल नीचे ही गिर गया है। ये बात सुनकर मैं लरज गया। तो क्या मेरा मोबाइल उस कब्र में गिर गया है?
लगता है कि अब मुझे कब्र खोदनी पड़ेगी। वो गोरगन कहने लगा, कैसी बातें करते हो। वो आदमी अपने कानों को हाथ लगाने लगा। एक चंद हजार के मोबाइल के लिए तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ोगे। कब्र अल्लाह की हद होती है। तुम्हारी बीवी के सारे मैके वाले उठकर आ जाएंगे, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसी बात हरगिज मत करना। वो यही सोचेंगे कि तुमने ही उसकी बेटी को मारा है। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया कि उस आदमी को मेरे घरेलू मसाइल के बारे में कैसे पता था। ये एक गोरगन था। फिर उसको ये भी पता था कि ये मेरी बीवी है और उसके घर वाले मुझसे नाराज हैं और ये तो मेरी बीवी के मायके का कब्रिस्तान है। दूसरे के खानदान के बारे में जानता है, पर यह गोरगन अजीब था, जिसे हर तरह की मालूमात थी। मैं बड़ा हैरान हुआ लेकिन चुप था। उस वक्त गम ही इतना था कि मैं फौरन अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने ये बात अपनी अम्मा को बताई। अम्मा कहने लगी, अरे बेटा, उसने परेशान होने वाली क्या बात है। तुम ऐसा करो कि दूसरा मोबाइल ले लो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम जाकर अपने लिए नया फोन खरीद लो। मैंने कहा, अम्मा, उस नंबर पर तो मेरे काफी सारे जानने वाले थे, लेकिन चलो आप कहती हैं तो मैं ऐसा ही करूँगा। आप मुझे पैसे दे दे। माँ ने मुझे पैसे दे दिए तो मैं अपना नया मोबाइल खरीद लाया। मैंने उस मोबाइल में नई सिम डाली, लेकिन फिर ऐसा एक वाकया पेश आया जिसने मुझे मजीद परेशानी में डाल दिया। रात के 12 बजे थे, मेरे फोन पर सिग्नल नहीं आ रहे। अचानक से सिग्नल आए तो मैंने पहला नंबर जो मिलाया वो अपना पुराना नंबर था। शायद मैं सिग्नल चेक करने के लिए ऐसा कर रहा था। मेरा ख्याल था कि बस मेरा मोबाइल कब्र में गिर गया है, अब वो खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने फोन में नंबर मिलाया तो उस पर बेल जाने लगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अजीब सा डर लगने लगा। मेरा मोबाइल कब्र में है और वहाँ उस पर बेल जा रही है। लेकिन अगले लम्हे जो हुआ उसने तो मुझे हैरान करके रख दिया। मेरा फोन उठा लिया गया था। फिर जो हुआ उसको देखकर मैं इस कदर हैरान हुआ और फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरी माँ भी परेशान होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जब घर से बाहर निकलने लगा तो माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। मैंने जवाब दिया, अम्मा, मैं अपनी बीवी की कब्र पर जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि अब कौन सी आफत आ गई है, रात के इस वक्त तुम अपनी बीवी की कब्र पर जा रहे हो। अम्मा, मुझे जाना होगा। ये कहकर मैं घर से निकल गया। मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ मेरे पीछे कितना परेशान हुई होगी। अभी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था और वो था मेरी बीवी का ख्याल, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता था। मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उस मामले की जाकर तहकीक करूं। इसलिए मैं अपनी बीवी के आबाई कब्रिस्तान पहुंच गया था। मगर जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो वही गोरगन मुझे मिला। कहने लगा, अरे मियाँ, तुम यहाँ बार बार क्या ढूंढने आते हो। मुझे देखकर वो गुस्से से बोला, गोरगन मियाँ, आप काम क्या करते हैं? कब्रें खोदना। आप इसी तक रखिए। आप मुझसे बार बार सवाल क्यों करते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया? गोरगन कहने लगा, तुम्हें इस कब्रिस्तान का नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं हल कर देता हूँ। मैंने गोरगन को भी सारी बात बता दी। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया। मैं उस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि उसका तल्लक तुम्हारी बीवी से है, तुम्हारी बीवी की कब्र से नहीं। और तुम अपनी बीवी के घर वालों से जाकर इस बात का पता मालूम करो। खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं कुछ बोलूँगा तो वो खयानत हो जाएगी, इसलिए मैं खुद को गुनाहगार नहीं करना चाहता। तुम खुद जाकर पता करो। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं गोरगन की बात सुनकर समझ गया कि ये बताना नहीं चाहता। शायद कि उसने मेरी बीवी के घर वालों से कोई रकम वसूल की होगी या कोई और वजह होगी जिसकी वजह से वो पूरी बात मुझे नहीं बता पा रहा था। मैं अपनी बीवी के कब्रिस्तान से होकर उसके घर पहुंच गया, लेकिन मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि यूं ही घर में दाखिल हो गया। मैंने देखा कि वो एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। घर का बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए मैं चलता हुआ उस कमरे के करीब पहुँच गया जहाँ बैठकर वो लोग बातें कर रहे थे। मैंने देखा कि उन सब के चेहरों पर बेपनाह गुस्सा था। लगता था जैसे वो अभी अभी उठकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। वो बात कर रहे थे मेरी बीवी के बारे में
वो मेरी बीवी पर गुस्सा क्यों कर रहे थे। तभी मेरा हाथ एक प्याली पर लगा, वो प्याली गिरकर टूट गई तो सब लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो गई। वो लोग मुझे यूं देखने लगे जैसे मैंने उस घर में चोरी कर ली हो। बेटा तुम यहाँ कैसे आए हो और कब आए थे? मेरी सास ने मुझसे पूछा। अम्मा जी मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। मैं अपनी सास की तरफ उम्मीद भरी नजर डाली। हाँ बेटा आओ, हमें भी तुम्हारा इंतजार था। मेरा इंतजार? मगर क्यों? मेरी सास ने कहा कि बेटा हम मामूली से खानदान से तल्लक रखते हैं। मेरा भांजा कल से घर नहीं आया, वो ऐसा गायब हुआ है कि मेरी बहन भी परेशान हो गई है। कहती है कि अपने दामाद से कहो कि मेरे भांजे को ढूंढ कर लाओ वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही जवान बेटा था, अगर वो भी ना रहा तो मैं क्या करूंगी। मैं ये सुनकर अपना गम भूल गया। अच्छा अम्मा जी मैं आपका काम करवा दूंगा, लेकिन आपको अपना मसला बताने आया था। मेरी सास ने कहा कि बेटे मसले तो चलते रहते हैं, लेकिन तुम पहले मेरा काम कर दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैंने अपनी सास से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वहां से एक और जिम्मेदारी लेकर वापस अपने घर आ गया था। मैं अपनी बीवी की कब्र खोलना चाहता था, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था और जानता था उसके बाद मेरा दिल बहुत अजीब सा हो गया था। मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी की कब्र खोलूं, कब्र कुशाई करूं, लेकिन कोई भी मुझे उस बात की इजाजत नहीं दे रहा था, ना कोई मेरी बात पर यकीन कर रहा था। इसलिए मैंने सोच लिया था जो कुछ करूंगा मैं खुद ही करूंगा। रात के 2 बजे मैंने कब्रिस्तान में जाने का फैसला कर लिया। अब मुझे अपनी बीवी की कब्र खोलना बहुत जरूरी लग रहा था। 2 बजे घर के सब लोग सो चुके थे। मैं जानता था कि वो गोरगन जो बार बार मुझे मना कर रहा था वो भी उस वक्त नहीं जाग रहा होगा। उसको तो लगता होगा कि अब मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, पर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। इतनी बड़ी बात हो गई थी, मैं कैसे खामोश रहता। मैंने जाकर सारा इंतजाम मुकम्मल किया और तकरीबन 2:30 बजे कब्र खोलना शुरू कर दी। मुझे इस बात की हैरत नहीं हुई थी कि कब्र की मिट्टी काफी नरम थी। ऐसे लगता था जैसे कब्र को कुछ देर पहले ही बंद किया गया हो। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो पत्थर की स्लेट को हटाने में मुझे 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा। जब मैंने पत्थर की स्लेट हटाई तो मुझे एक और झटका लगा। सामने का मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए थे। ठंडे पसीने मेरे चेहरे पर आ रहे थे और मैं इस कदर परेशान था कि समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। कब्र खाली थी। कब्र में ना मेरी बीवी थी, ना उसका कफन था, ना खून। एक और नया किस्सा खुल गया था। दरअसल जब मैंने अपना फोन कान से लगाया था तो किसी ने मेरी कॉल उठाई थी। उस बात से मुझे लगा जैसे मेरा फोन कब्र में नहीं है, बल्कि मेरा फोन कोई चोरी करके ले गया है। लेकिन जब मैंने अगली बात सुनी तो मैं परेशान हो गया। जब किसी ने मेरी कॉल उठाई तो कुछ देर हवाओं की झगड़ की ऐसी आवाजें आती रही और फिर मेरे कानों में एक आवाज पड़ी कि मेरी बीवी सख्त अजाब में है और जब तक उसके नाम का कर्ज अदा नहीं कर दिया जाता तब तक वो यूं ही तड़पती ही रहेगी। शायद मैं ये बात सुनकर बेवकूफ बन जाता, लेकिन मैं सोचने लगा कि कब्र में आने वाले फरिश्ते तो कभी भी उर्दू जबान में बात नहीं कर सकते। वो तो सुना है कि अरबी में बात करते हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फरिश्ते की आवाज मुझे फोन पर सुनाई दे। ये चीज कोई ड्रामा या फिर झूठ लगती थी। ऐसा हकीकत में हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने कब्र में कैमरा और माइक रखने की कोशिश की, पर आज तक किसी फरिश्ते की आवाज किसी इंसान के कानों में नहीं पड़ सकी। ये अल्लाह का राज है और ये अल्लाह ही जानता है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि किसी फरिश्ते की आवाज कोई इंसान सुन सके। बस तभी से मुझे शक हो गया था और मैंने बीवी की कब्र खोदने की ठान ली थी। फिर जब मैंने कब्र खोदी तो वहां पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं अपनी बीवी के घर वालों के पास चला गया। मैंने आपकी बेटी की कब्र खोदी है, पर मेरी बीवी वहाँ नहीं है। मेरे ससुराल वाले मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मुझे ये बेहुरमती करने का किसने कहा। मेरी बीवी के भाई तो बकायदा मुझे मारने पर आ गए।
वो इस कदर ऊंची आवाज में बात कर रहे थे कि मैं अब उनसे डर रहा था। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं तो कभी भी अपनी बीवी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता था, और ये बात उन लोगों को कौन समझाए। मैंने अपनी बीवी के घर वालों से सच बताना मुनासिब नहीं समझा। वो तो लड़ने झगड़ने लगे थे, और ऐसे लोगों से मैं कितनी भी बातें करता वो मेरी बात ना सुनते। मैं वहाँ से निकला तो सबसे पहले मुझे अपनी सास के भांजे का ख्याल आया, जिसके बारे में उन्होंने मुझे ढूंढने का कहा था। बाकी सब काम छोड़कर अब मैं भी उसे ढूंढना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के उस कजन पर बहुत ज्यादा शक था। वो भी घर से उस दिन से गायब हुआ था जिस दिन से मेरी बीवी फौत हुई थी। शहर में पूछता पछाता वहाँ के अकलौते बस अड्डे पर पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने अपनी सास के भांजे के बारे में बताया। मुझे वहाँ कहीं एक लोकल आदमी ने ये मालूमात दी कि वो सुबह सुबह ही डस्के के लिए निकला है। ये बात मेरे लिए ज्यादा हैरानकुन नहीं थी। अब पता ढूंढते ढूंढते कैसे पहुंचा ये अलग कहानी है, पर वो एक छोटी सी तंग गली में किराए के मकान पर रहता था, और आज उसे ढूंढते हुए मुझे एक हफ्ता हो चुका था। हफ्ते के बाद जब मैं उस तंग गली में उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगा तो मेरे दिल में तमाम सवालों के जवाब पहले से मौजूद थे। जैसे ही दरवाजा खुला मैंने देखा कि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी खड़ी थी। वो तो किसी और को ढूंढने आया था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक रंग आए और एक जाए। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पीछे भागने लगी। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और घसीटना शुरू कर दिया, और शायद मुझे गली वालों के सामने एक गुंडा जाहिर करना चाहती थी। मैंने सबको चुप करवा दिया। ये मेरी बीवी है और मैं उसे ऐसे जहां छोड़ नहीं सकता। सब लोग बहुत हैरान थे, लेकिन चेहरे पर भी बहुत परेशानी थी। गाड़ी में फेंका और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम तो मर गई थी। वो रोने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, खुदा का नाम मत लो। तुमने तो उसको नाराज करके ये रास्ता इख्तियार किया है। अब बताओ कि तुम्हें क्या सजा दूं? मेरी बीवी मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी कि पहले एक बार मेरी बात सुन ले, फिर आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। अगर तब भी आपको यकीन न आए तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मेरी बीवी ने जब अपनी कहानी सुनाना शुरू की तो मैं भी चुप हो गया। अब मैं उसे क्या कहता, क्या सजा देता? उसने बताया कि वो जब से बड़ी हुई है उसके घर में उसके खानदान वालों का आना जाना लगा रहता था। मेरा एक कजन था जो कि उसकी खाला का बेटा था, अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। तो एक दिन मेरे कजन ने मुझसे कहा वो उसे मॉडलिंग करवाने के लिए दूसरे शहर ले जाएगा। वो पैसा कमाएगी और मशहूर हो जाएगी और घर की गुर्बत खत्म कर देगी। वो भी उसकी बातों में आ गई, फिर उसके साथ चल पड़ी। उसने मुझे शहर ले जाकर अपनी हवस का निशाना बनाया और साथ ही उसकी तस्वीर भी बनाई। जब मेरी इतनी सारी तस्वीरें बन गई तो मैं मजबूर हो गई और उसकी बात मानने लगी थी। ये बात उसकी माँ को पता चली। माँ ने उसकी शादी मुझसे करा दी, लेकिन उसने उसका पीछा ना छोड़ा। उसने सख्ती से मना कर रखा था कि अपने शोहर के पास नहीं जाना। अभी मेरी बीवी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। वो उस शख्स की बातें भी मानती और मेरे घर में खुशी खुशी रहती भी थी। फिर एक दिन उसके खालाजाद ने एक अनोखी फरमाइश कर दी कि तुम मरने का नाटक करो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। उस बेवकूफ को ये भी नहीं पता चला कि एक शख्स के निकाह में होते हुए दूसरा निकाह नहीं हो सकता। मेरी बीवी ने उसके कहने के मुताबिक नाटक किया। खुदा जाने उसने इतनी कामयाबी के साथ ये सब कुछ कैसे कर लिया। जब मेरी बीवी के मरने का ऐलान हुआ उसके मायके से सब लोग मेरे घर आ गए थे। शायद उसे दफनाने में जल्दी भी कर रहे थे। यही वजह थी कि वो आदमी उन सब के पीछे खड़ा था। उसने सभी के मुंह को पैसे लगाए हुए थे। अब वो मेरी बीवी को पैसे कमाने का जरिया बना चुका था। मेरी बीवी तो मुझ से नजर मिलाने के काबिल ना रही थी, इसीलिए वो उसकी सारी बातें मानती गई और दलदल में फंसती चली गई। अब उसकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो चुकी थी। मैंने अपनी बीवी की सच्चाई जानने के बाद उसे धुतकारने की बजाय उसे हौसला दिया और कहा कि तुम उस बुराई से डरने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चाहे तुम्हारी कितनी ही तस्वीरें पूरी दुनिया क्यों ना देख ले, लेकिन तुम अब उसके हाथों यरगमाल नहीं बनोगी।
अब मैं उस आदमी को खुद भी देखूंगा कि ये कानून की गिरफ्त से कैसे बच सकता है। मैं अपने तल्लुकात संभाल के उस शख्स को कैफिए किरदार तक पहुंचाने का इरादा कर चुका था। तभी मैंने अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जो लोग अपनी बीवी को उन लम्हात में अकेला छोड़ देते हैं वो बजाते खुद मर्द कहलाने के काबिल नहीं होते।